हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो लास्ट क्लास तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक। इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो हमने देखा था, एग्जाम क्वेश्चन था, सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐसा भी कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी कि आपको समझ ना आए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 से। इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके हमारी क्लास एंड कर देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या कहता है? द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वींस क्लब कोलकाता फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की बुक्स हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे गो थ्रू करते हैं एक बार। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पेमेंट साइड के अंदर रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है। तो हो सकता है कि कुछ प्रीपेड का एडजस्टमेंट हो, प्रीपेड या एडवांस का। इलेक्ट्रिकल चार्जेस नॉर्मल है, टेलीफोन चार्जेस नॉर्मल है। फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर 2018 को। डेट को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर डेट को कुछ ऐसे स्पेसिफिक गिवन है तो आप समझ के चलिए कि सर इसके अंदर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ ना कुछ तो झोल है जब भी उसने डेट दिया है स्पेसिफिक। बाय बैलेंस सीडी नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? सर प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब एंड बैलेंस शीट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है आपको बताना है। इसके अलावा हमें कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एडजस्टमेंट है वो है। इसके अलावा एक रेंट का आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट गिवन है। 2 मंथ रेंट 2500 रुपये वॉज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एट द ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरुआत में भी 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग था जो हमने करंट ईयर में पे कर दिया होगा। उसके बाद करंट ईयर रेंट के पोर्शन में से भी 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंस है वो करंट ईयर का है बट अभी हमने कैश में पे नहीं किया है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि ओपनिंग के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रीमाइसेस स्टूडेंट द बुक्स एट 55,000 रुपये की प्रेमाइसेस आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं 20,000 रुपये की। डेप्रिशिएट द फर्नीचर बाय 10% पर एनम। 10% पर एनम से आपको जो है फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। इसे सोल्व करके चलते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके चलेंगे। तो स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे और फिर वैल्यूज को सारी पुट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन से। तो ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 19, उसने क्वेश्चन में क्या क्या मांगा था? क्वींस क्लब की बुक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नॉर्मल टी शेप अकाउंट बना रहा हूँ मैं एक बार। इसके अलावा आपसे मांगा गया है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये भी मैं एक बार के लिए नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे वर्किंग नोट शुरू हो जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, उसके अंदर बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी बननी ही बननी है, इसे तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सब्सिक्वेंट जो वर्किंग नोट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे पुट कर लेते हैं, ताकि हम अपना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है वो कंप्यूट कर लें कैपिटल फंड अकाउंट का। तो हमने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी सर, सबसे पहले तो हमें बैलेंस बीडी गिवन है कैश का और करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट विद बैंक जो है दोनों का बैलेंस जो है हमें गिवन है 3600
7570, ठीक है। इसके बाद हमें और क्या क्या सर इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसके बाद हमें गिवन थी एज ऑन 31 मार्च 2018 मेरे पास प्रीमाइसेस है, बुक्स के अंदर प्रीमाइसेस आ रही है कितने रुपए की, 55,000 रुपये की प्रीमाइसेस आ रही हैं। इसके अलावा मेरे को और क्या क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की आ रही हैं, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। फर्नीचर जो है हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया है, डेप्रिसिएशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या सर हिडन इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है ओपनिंग के अंदर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा यहाँ पर कितना, 4,000 रुपये का। इसके अलावा हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 को कितना है, 1,500 रुपये का। और हमें एक और चीज़ गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर, सर हमारा जो रेंट है वो भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, हमारा खर्चा होता है, अगर हमने कैश में पे नहीं किया तो हमारा वो कहाँ पे होगा, अभी भी हमारी लाइबिलिटी साइड के अंदर पड़ा होगा, तो हम इसे कहाँ पे शो करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 2,500 रुपये का, ठीक है। तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हम सिंपल सा इसका टोटल करेंगे और अपना क्या निकालेंगे यहाँ पर, कैपिटल फंड अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल फंड अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो इन सब का अगर आप टोटल करेंगे 3600 प्लस 7570 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 90170, 90170, उसमें से आप लेस कर देंगे 4,000 रुपये को, तो आपका कितना बचेगा बैलेंसिंग फिगर, 86,170। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस जो था, ओपनिंग बैलेंस शीट जो है कंप्लीट हो गई है। ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपको यही चीज़ इन्फॉर्मेशन जो थी वो गिवन थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर एडजस्टमेंट्स की, तो मेरे को जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साफ साफ जो एडजस्टमेंट दिख रही हैं सर, एक तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, एक रेंट की एडजस्टमेंट है, और एक इसके अंदर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट पॉइंट गिवन है वो है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट पॉइंट मुझे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हम साथ के साथ निकाल सकें। अब हम सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें सर, रिसीट साइड में सबसे पहला तो सब्सक्रिप्शन ही आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितने का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, 42,200 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। अब इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐड और लेस होंगी ताकि आप निकाल सकें कि यहाँ पक्का तो इनकम पार्ट के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आने वाला है। सिंपल सा आपका क्या क्या एडजस्टमेंट्स होने वाला है सर, मेरा आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का, या फिर आप कह सकते हैं ओपनिंग जो मेरा क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है 5400, वो इसके अंदर ऐड होके चलेगा। और लास्ट ईयर में मुझे जो एडवांस आ गया था, एडवांस जो था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का एडवांस जो मुझे आ गया था वो मेरा करंट ईयर का इनकम का पार्ट बन के चलेगा। तो कितने रुपए हो गए वो, 1,500 रुपये। अब इसमें से लेस होएगा वही आउटस्टैंडिंग जो है मेरा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो मेरी प्रीवियस ईयर इनकम का पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो करंट ईयर इनकम का पार्ट वो नहीं बनेगा 4,000। और प्लस जो मुझे एडवांस आया है करंट ईयर में, वो मेरी करंट ईयर के इनकम का पार्ट नहीं है, तो वो भी मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के अंदर पार्ट बन के चलेगा। मेरे पास एडवांस है 2,100 रुपीज़ का। तो अगर मैं इन सबको एडजस्टमेंट को कर दूं, उसके बाद जो मेरा नेट बैलेंस बचता है वो कितना बचेगा, तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो मेरा नेट बैलेंस बचता है वो बचता है 43,000 रुपीज़ का। तो ये मेरा एक वर्किंग नोट हो गया। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को साथ के साथ पुट करता जाता हूँ यहाँ पर। बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, कितना, 43,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम आ रही है सर, एंट्रेंस फीस आ रही है। एंट्रेंस फीस के लिए अगर कुछ भी स्पेसिफिकली डिफाइंड ना हो तो क्या मानी जाती है, वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है आपकी। तो आप उसको रेवेन्यू रिसीट के रूप में मान के चलेंगे। बाय एंट्रेंस फीस,
कितने रुपए की आ रही है एंट्रेंस फीस? 3800 रुपीज़ की एंट्रेंस फीस आ रही है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ीस गिवन है। सर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस तो मेरे को लाइफ में वन टाइम रिसीव होने वाली है, तो वो मेरी कहाँ का पार्ट बनने वाली है? वो मेरी बैलेंस शीट का पार्ट बनने वाली है, तो हम उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितने रुपए की लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आई है? 6000 रुपीज़ की फ़ीस आई है सर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नॉर्मल है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, 200 रुपीज़ का। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए अगला एडजस्टमेंट पॉइंट क्या आ रहा है? बाय रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस। सर रेंट्स के रिगार्डिंग तो सर हमें ये एक एडजस्टमेंट गिवन थी स्पेसिफिकली, अगर आपको ध्यान हो तो सर ये जो रेंट रेट एंड टैक्सेस आ रहा है इसका एक एडजस्टमेंट गिवन है कि 2 मंथ का रेंट जो है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग रहता है, तो ये एक्चुअल में कैश में पे नहीं हुआ, तो ये 15,000 में खर्चे में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं अपने एक्सपेंस साइड के ऊपर, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितने का एक्सपेंसेस हैं हमारे पास? 15,000 रुपये के खर्चे आ रहे हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर का 2500 रुपये, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग को प्रीवियस ईयर का 2500 रुपये, तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। नेट इफेक्ट में बैलेंसिंग एंट्री जो आएगी 15,000 रुपये की आएगी, बट क्योंकि हमें ये एडजस्टमेंट करके दिखाना है, हमारी बैलेंस शीट के लिए रिलेवेंट है। अब आउटस्टैंडिंग के अंदर अगर आप मैं बात करूँ सर, मेरा ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर 2500 रुपीज़ आके चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें सर, एडवर्टीज़मेंट का खर्चा आ रहा है। एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू एडवर्टीज़मेंट कितना? 2700 रुपये। उसके बाद आ रहा है सैलरीज़ का खर्चा, सैलरीज 27,400। इसके अलावा हमारे पास अगला जो एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए का? इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो अज्यूम कर रहे हैं हम करंट ईयर से बिलोंग करता है ये सारा का सारा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस तो ऑब्वियसली आपके करंट ईयर के ही होते हैं, अगर स्पेसिफिकली कुछ एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो 2500 रुपये के। उसके बाद आ रहा है अपना टेलीफोन चार्जेस, कितने रुपए के? 2400 रुपये के टेलीफोन चार्जेस आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है, बाय फर्नीचर परचेज़ किया था हमने 1 अक्टूबर 2018 को। सर 1 अक्टूबर 2018 को फर्नीचर परचेज़ किया था। अगर आप एडजस्टमेंट्स में देखेंगे सर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन करना है हमें कितना? 10% पर एनम से, तो फिर हम इसको पहले डेप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 जो है हमारा ये बन के चलेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर मैं बात करूँ, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस, क्या हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन था? जी नहीं। एडिशन कितना हुआ? एडिशन हुआ है फर्नीचर के अंदर 8000 रुपीज़ का, वो भी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2018 को 8000 रुपीज़ का जो हमारा एडिशन हुआ है। ठीक है, डिलीशन इसके अलावा और कोई है नहीं, तो हमारे पास ग्रॉस क्लोजिंग कितना हो गया? 8000 रुपीज़। अब इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। सर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग में अगर बात करूं सर, 8000 रुपीज़ का ग्लॉस ब्लॉक आ रहा है, 10% है डेप्रिसिएशन का रेट। अब इसके अंदर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो लगने वाला है? 1 अक्टूबर को हमने परचेज़ करी थी, तो सर हम अक्टूबर से अपना पीरियड जो है वो शुरू करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने का जो है वो डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो 6/12 दैट इज़ इक्वल टू हाफ हो गया 1/2। ठीक है, तो अब सीधा सीधा सा इसके ऊपर नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन लगना था कितना? 800 रुपये का, बट अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा हाफ ईयर का लगेगा, तो 400 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। और नेट जो बैलेंस आएगा, नेट ब्लॉक जो है फर्नीचर का,
नेट क्लोजिंग वैल्यू अगर मैं बात करूँ फर्नीचर की तो कितनी आई 7600 रुपीज़, जो कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर आने वाली है। तो ये आपको कैलकुलेशंस क्लियर हो गई, तो हम इस वैल्यूज़ को नॉर्मली जो है वो पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आने वाला है टू डेप्रिसिएशन बाय वर्किंग नोट नंबर 4, 400 रुपये का, और बैलेंस शीट के अंदर जो है हम अपने फर्नीचर को पुट कर देंगे 7600 पे। ठीक है, तो इसके अलावा हमें और कोई एडजस्टमेंट गिवन है? जी नहीं सर, बाकी तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हमने कर दी, आउटस्टैंडिंग की कर दी, प्रीमाइसेस की कर दी, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स तो हमने कर दी हैं। अब हम अपनी बुक्स को क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपनी बैलेंस शीट की जो इतनी बैलेंसिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट कर देते हैं। अभी हम इसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट लिख चुके हैं, अभी हम लिखने वाले हैं इसके अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग है, करंट ईयर का क्लोजिंग जो है कितना आया हुआ है 2100 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 5400 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो और कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं हुआ, ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी? प्रेमाइसेस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, 55,000 रुपीज़ की प्रेमाइसेस जो है दोबारा आके चलेंगी। इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं सर, इन्वेस्टमेंट्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट्स जो है 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस है, करंट अकाउंट और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है 2400 और 1770। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल फंड अकाउंट, इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था कितना आ रहा था 86,170। इसके अंदर ऐड होकर चलेगा सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा, तो हम उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो आई होप आपको अब तक का जो इतना है क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। तो अब जो है हम अपनी जो है टोटलिंग करते हैं, तो हम सारा टोटल देखें। अगर हम पहले इनकम साइड का 43,000 प्लस 3800 प्लस 200 कितना हुआ 47,000 का टोटल आ रहा है। ठीक है, और एक्सपेंसेस साइड का अगर हम टोटल देखें 15,000 प्लस 2700 प्लस 27,400 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 2,400 प्लस 400, तो हमारे पास एक्सपेंस साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एक्सपेंस साइड का टोटल लिखने वाले हैं कितना 51,600, और वो हमारे पास कितना था 47,000। तो सीधा सीधा डिफरेंस कितने का हुआ 51,600 माइनस, तो यहाँ पे क्या आने वाला है बाय डेफिसिट 4600 रुपीज़ का ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड अकाउंट। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डेफिसिट आया है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे जो खर्चे थे वो हमारे इस इनकम पार्ट से ज़्यादा थे, तो हम इस डेफिसिट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अपने कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर ऐड होता सरप्लस, सरप्लस हमारा है नहीं, लेस होगा डेफिसिट, कितने का है 4600 का, तो 86,170 में से हम 4600 जो है वो लेस कर देंगे 81,570। अब जो है टोटलिंग करके चलेंगे हम अपनी, प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 2,100, तो 92,170 हमारा जो बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है 92,170। एसेट साइड की अगर हम बात करें 7600 प्लस 5400 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 2,400 प्लस 1,770, तो ये हो गया हमारा 92,170
इसी के साथ हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट्स बिल्कुल ठीक है, हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार बिगनिंग से। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, कोई इलस्ट्रेशन नंबर 19 का। ये हमारा बैलेंस शीट था और ये जो है हमारे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन का इनकम के अंदर कितना पार्ट जाएगा वो हमने कंप्यूट किया, इट इज़ 43,000। उसके बाद एक छोटा सा वर्किंग नोट जो हमने एसेट परचेज करी थी उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए, और उसकी क्लोजिंग बैलेंस जो है एंड जो उसकी नेट वैल्यू है, कह सकते हैं नेट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जो हमने यूज़ किया। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 19। आई होप आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 19 तो समझ आ गया हो। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है वो समझ आ गया। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना दोबारा। इसके अंदर कुछ खास ऐसा नया पॉइंट नहीं था कि आपको समझाना पड़े। हाँ, एक नया पॉइंट था कि आपको डेप्रिसिएशन जो है वो आपको जितने पीरियड के लिए एसेट परचेज की जाती है उतने ही पीरियड के लिए वो डेप्रिसिएशन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। स्पेसिफिक चैप्टर था पूरा डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन तो कंप्यूट करना आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशल जो क्लास है, स्पेशल जो वीडियो है उसके ऊपर पूरे टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन है। अगर मैं इसके अंदर एडजस्टमेंट पॉइंट्स की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसकी एडजस्टमेंट है, और हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है बिल्डिंग का, फर्नीचर का, 12% इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमें 12% इन्वेस्टमेंट गिवन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है बिलियर्ड टेबल्स के ऊपर भी। बिलियर्ड टेबल्स हमने परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि हमने कब परचेज करी थी तो हम कब मान के चलने वाले हैं, सर फर्स्ट ऑफ डेट के ऊपर मान के चलने वाले हैं, और उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो हम लगाएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं सर, इसके अंदर एक जो अलग से एडजस्टमेंट जो मुझे दिख रहा है सर, वो टूर्नामेंट फंड का गिवन है। टूर्नामेंट फंड के साथ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है, तो ये स्पेसिफिक नेचर का फंड हो गया जो स्पेसिफिक नेचर के एक्सपेंसेस करने के लिए ही यूज़ होगा। तो इसका एडजस्टमेंट सारा का सारा बैलेंस शीट में होकर चलने वाला है। एडजस्टमेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है सर, टूर्नामेंट फंड का अगर आप बैलेंस देखेंगे, हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना आया है, 26,000 रुपीज़, और ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्सपेंसेस कितना किया टूर्नामेंट फंड के ऊपर, 31,000 रुपीज़ का। बैलेंस जो मुझे दिख रहा है साफ साफ 5,000 रुपीज़ का डेफिसिट आने वाला है, और वो डेफिसिट कहाँ जाएगा आपका, वो डेफिसिट जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड के अंदर वो है शो होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट पॉइंट कुछ खास नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट का ध्यान रखिएगा, 12% इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो 12% के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का वो आपको अक्रूड इंटरेस्ट जो है लेके चलना होगा, क्योंकि मुझे इनकम साइड के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो यानी कि वो जो कैश में रिसीव नहीं हुआ है, तो बट हमारी अक्रूड इनकम है। ठीक है, तो ये दो तीन कुछ एक एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं, ये आप सोल्व करके चलिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 को खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं मोस्ट डेफिनेटली आपको सोल्व करवा के चलूँगा। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको जो एडजस्टमेंट पॉइंट है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर, उसके बाद जो हमें गिवन है एडजस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, क्या मैं पहले ये पता है, उसका मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। सर हर एक बिजनेस के अंदर कुछ एक ऐसी आइटम्स होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर यूटिलाइज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपकी स्टेशनरी है, स्टेशनरी की अगर मैं बात करूं सर, अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर है, टीचिंग बिजनेस के अंदर है, तो फिर इस केस के अंदर आपको जो स्टेशनरी है उसकी रेगुलर नीड पड़ती रहती है, तो आपके लिए वो कंज्यूमेबल है। हो सकता है कि आप उसका बल्क स्टॉक एक ही बारी में परचेज कर लें, और जैसे जैसे वो यूटिलाइज होता जाए उसके बाद जो आपकी कंज्यूम होती जाएगी। तो कंजम्पशन का सिंपल सा क्या होता है सर, कंजम्पशन का मतलब क्या ये होता है कि जितना मैंने परचेज कर लिया, जी नहीं, परचेज उसके अंदर अलग होता है। जैसे सिंपल सा स्टॉक का होता है सर, स्टॉक में क्या होता है, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स के परचेज करने के अंदर मतलब क्या हमने वो सारे के सारे गुड्स यूज़ कर लिए, जी नहीं। आपने गुड्स को परचेज किया,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप उसे प्रोसेस करते हैं मशीन के अंदर या मैन्युअली। उसके बाद जो है उसमें से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आता है, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करके चलते हैं। तो सर ये जो जितनी भी स्टेजेस होती हैं फ्रॉम परचेजिंग टू कन्वर्जन टू फाइनल प्रोडक्ट एंड टू सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो ये तीनों स्टेजेस अलग अलग हैं, तीनों को मिक्स मत कीजिएगा। सर परचेज आप अलग कर रहे हैं, जब आप उसे परचेज को यूटिलाइज कर लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूटिलाइज आपने कर लिया उस पार्ट को कहा जाता है कंजम्पशन, यानी कि आपने उसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और जब वो एक्चुअल में सेल होके चलेगा तो वो आपका सेल होके आपका स्टॉक में से रिड्यूस होके चलेगा, बट टिल वो आपका सेल नहीं होता तब तक के लिए आप क्या मान के चलेंगे उसे, तब तक के लिए आप उसे मान के चलेंगे कि आपने उसे कंज्यूम कर लिया है। तो हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ टाइप के कंज्यूमेबल गुड्स होते ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल अपने बिजनेस किसी भी बिजनेस की बात करूं सर, वहाँ पे स्टेशनरी आप कह सकते हो, स्टेशनरी का अगर आप ज़्यादा बल्क स्टॉक रखते हैं तो आपके लिए कंजप्शन होगा। नॉर्मली हम उसे एक्सपेंसेस के अंदर ही राइट ऑफ कर देते हैं अगर हम उसे इन्वेंट्री जो है उसकी मेंटेन नहीं कर रहे, यानी कि उसका स्टॉक जो है मेंटेन नहीं कर रहे। बट अगर हमने बल्क स्टॉक परचेज किया हुआ है, हमारा रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ होता है, तो हम उस केस के अंदर उसकी इन्वेंट्री जो है मेंटेन करके रखते हैं, तो उस केस के अंदर आपको कंजम्पशन निकालना होता है। और जो आपने कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उसे ही आप कंजम्पशन पार्ट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने उसके ऊपर कंज्यूम कर लिया, मतलब आपने उसे खर्च कर दिया, तो आप उसे अपने एक्सपेंडिचर साइड के अंदर शो करके चलेंगे। कंजम्पशन को बैलेंसिंग फिगर जो है ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की, वो आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट के अंदर आके चलेगी, और परचेज और सेल को हम उसके अंदर से एडजस्ट कर देंगे। तो कंज्यूमेबल गुड्स के रिगार्डिंग आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके अलावा इसके अंदर कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट आ सकती है। सर हो सकता है कि मैंने कंज्यूमेबल गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करे हों। अल्टीमेटली मेरा पर्पज़ क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा पर्पज़ यही होगा कि आपको जो है उस गुड्स की कंजम्पशन वैल्यू जो है वो निकालनी होगी, या फिर जो भी मिसिंग फिगर होगी वो आपको निकालनी होगी। हो सकता है आपको कंजम्पशन गिवन हो, उस केस के अंदर आपको या तो परचेज की वैल्यू निकालनी होगी या सेल की वैल्यू निकालनी होगी, जिससे कि आप अपने डेटर या क्रेडिटर जो है वो निकाल सके। तो इस टाइप की मेजर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी कंज्यूमेबल गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम इनके बारे में जो जितने क्वेश्चंस आएंगे आगे उसे डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स मेरे ख्याल से आगे आपकी एडजस्टमेंट लेवल जो है इतना ही रहने वाला है, एक आधी एडजस्टमेंट्स आपकी और आने वाली है आगे। अदर देन दैट आपका आई होप आपको इतना जो है आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में, अपना छोटे से एग्जांपल के रूप में कंजम्पशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएं और कंजम्पशन को डायरेक्टली देखें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल। तो हम अपने एग्जांपल से शुरू करते हैं कंजम्पशन के ऊपर। कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आप मेडिसिन का स्टॉक रखते हैं अपने पास, आप कह सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का या किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक रखते हैं, ठीक है। लेट्स से आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक रखते हैं, तो उसके अंदर आपने परचेज़ कितना किया, लेट्स से आप परचेज़ करके लाए, परचेज़ किया आपने, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स लिमिटेड की, ठीक है। उसकी बुक्स की बात कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। तो एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो स्टेशनरी उसने जो है परचेज़ करी 1/4/18 को, 1/4/18 को उसने कितनी स्टेशनरी परचेज़ करी, 1 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी जो है वो परचेज़ करी। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं, हमारे को जो है ओपनिंग स्टॉक गिवन था स्टेशनरी का, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टेशनरी गिवन थी वो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ी थी 5000 रुपीज़ की, ठीक है। क्लोजिंग के अंदर अगर मैं बात करूं सर, मेरे पास अब जो स्टेशनरी कंज्यूम होने के बाद जो मेरे पास बैलेंस बचा है, मेरे पास 10,000 रुपीज़ की जो है बैलेंसिंग स्टेशनरी जो है वो अभी भी पड़ी है। तो मैंने परचेज़ करी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज़ की, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में थी 5000 की, क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 की अभी भी पड़ी है। तो मेरे पास कंजम्पशन कितना हुआ, कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं सर, कंजम्पशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है,
सो कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक के अंदर अगर आप परचेजेस ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी क्या फिगर निकल के आएगी? आपकी फिगर जो निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आने वाली है कि आपने कितना जो है स्टेशनरी को कंज्यूम कर लिया। कंजम्पशन का ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर अभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो 5000 प्लस 1 लाख रुपीज़ माइनस 10,000, तो आपका कितना आ जाएगा? 95,000। 95,000 जो है आपका कहाँ होने वाला है? कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी कितना है? 95,000 का, जिसका जाने वाला है कहाँ पे? बैलेंस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और स्टेशनरी क्योंकि आपके लिए सिंपल सी बात है, वो आपके लिए एक एसेट होती है, तो सर अगर आपको एसेट को कंज्यूम करना है तो आप उसकी एंट्री क्या डालने वाले हैं? अगर आपने जब एसेट वो परचेज़ करी होगी तो परचेज़ के लिए क्या एंट्री डाली होगी? आपने परचेज़ के लिए एंट्री डाली होगी सर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब आपने उसको कंज्यूम किया तो सर कंजम्पशन के लिए क्या एंट्री डलेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट, यानी कि आपका जो कंजम्पशन के अंदर जो पार्ट जाएगा वो जाने वाला है 95,000 का। तो इसकी एंट्री क्या होएगी? अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 95,000 टू स्टेशनरी अकाउंट, कितना? 95,000। तो ये इस तरीके से इसकी जो है जनरल एंट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन के रिगार्डिंग क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अब हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट इसके अंदर और आ जाए, जो मैंने जैसे कि मैंने बोला कि ये कैश के अलावा आप क्रेडिट में भी परचेज़ कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको इसके क्रेडिटर परचेजेस की डिटेल वगैरह भी गिवन हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ निकालनी है? अल्टीमेटली आपको कंजम्पशन निकालनी होगी, ठीक है, जिस वैल्यू को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके जाने वाले हैं। तो हम ये डिस्कस करके चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसका, अभी जो है इसका बेसिक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसकी बड़ी जो इलस्ट्रेशन आएंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 21 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या कह रहा है? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। क्लब की हम बात कर रहे हैं, स्टेशनरी के ऊपर ही क्वेश्चन है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का, क्रेडिटर्स गिवन है स्टेशनरी के 7200 रुपये और 5400 रुपये। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमने स्टेशनरी के लिए कितना पैसा पे किया है ड्यूरिंग द ईयर? 25,000 रुपये। यानी कि ये हमें क्या चीज़ गिवन है? ये हमें परचेज गिवन है। परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 25,000 रुपीज़। तो हम इसके अंदर हमें क्या निकालना है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम इसे किस तरीके से डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 की अभी हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर डील करना है, तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट के रूप में जो है पूरा सोल्व कर लेते हैं। वर्किंग नोट हमें क्या निकालना है? वर्किंग नोट नंबर 1, टू कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का कंजम्पशन जो है वो आपको निकाल के चलना है। सर कंजम्पशन किस तरीके से अभी हम निकालने वाले हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने क्रेडिटर्स में, हमें ये क्वेश्चन जो है वो गिवन था कि हमने क्रेडिट के अंदर जो है पर स्टेशनरी को परचेज़ किया था, हमें गिवन है हमने स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले तो हम वही आइडेंटिफाई कर लें। अगर सर हमें गिवन है क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है, प्लस क्रेडिटर्स को हमने कितना पे कर दिया वो गिवन है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे हमारा निकलेगा परचेज़ का फिगर निकलेगा। उसके बाद हम परचेज़ के अंदर वही जो हमारा जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला था कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन का जो मेन फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारी कंजम्पशन की वैल्यू जो है निकल जाएगी। उसके बाद हम उसे प्रेजेंट करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर।
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी का एक अकाउंट बना सकते हैं आप, या फिर आप वर्किंग नोट के फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट बनाकर जो है वो सोल्व करके दिखाता हूँ। नॉर्मल टी शेप अकाउंट की अगर मैं बात करूँ सर, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, तो हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है 7200 रुपये का। तो ओपनिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूँ सर, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड के अंदर टू बैलेंस, बाय बैलेंस और डाउन कितना है 7200 का। टू बैलेंस सी डी हमें गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी 5400 रुपीज़ का। इसके अलावा हमें कितना गिवन है? हमें गिवन है हमने क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16, 17, 25,000 रुपये, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया है। तो क्रेडिटर्स क्या हुए होंगे? डेबिट हुए होंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप कह सकते हैं टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 25,000 रुपीज़। अब इसके बाद यहाँ पे जो निकलने वाला है वो यहाँ पे क्या निकलने वाला है? बाय परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। परचेजेस ऑफ स्टेशनरी अकाउंट जो है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारी निकल के चलने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ सर 25,000 प्लस 5400 माइनस 7200, तो आपके पास परचेजेस कितने आ गए? 23,200 के। 23,200 की परचेजेस जो है आपके पास आ गई हैं। सर हमारे पास परचेजेस की फिगर आ चुकी है, हमारे पास स्टॉक की जो बैलेंसिंग फिगर है वो गिवन है। तो अब हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं? कंजम्पशन निकालने वाले हैं। तो अगर मैं कंजम्पशन के रिगार्डिंग बात करूं, कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास पहले का कितना पड़ा था, उसके अंदर मैंने कितना एडिशन कर दिया, और मेरे पास क्लोजिंग में कितना पड़ा है, यानी कि मेरे पास आज की डेट में भी कितना पैसा, कितना जो स्टॉक है वो पड़ा है। तो इससे मेरा क्या निकलेगा कि मैंने कितना ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, यानी कि मैंने कितना जो है यूटिलाइज़ कर लिया। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ऐड कर देंगे हम 23,200 को, प्लस कर देंगे हम अपना 3,000 को। तो हमारे पास जो कंजम्पशन पार्ट है वो कंजम्पशन पार्ट निकल के आ जाएगा। कंजम्पशन कितना हुआ? 24,200 का। 24,200 रुपीज़ का जो है हमारा कंजम्पशन जो है वो निकल के आया। अब हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं सर? अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिंपल सा आप यहाँ पे कंजम्पशन डाल देंगे, टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी कितना? 24,200। आप पूरी के पूरी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी दिखा सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर वर्किंग नोट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट का रेफरेंस देके। इसके अलावा बैलेंस शीट करने की, बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या आने वाला है? बैलेंस शीट के अंदर हमारे आएंगे स्टॉक की फिगर्स। तो अगर मैं बात करूं सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने रुपए का है? क्लोजिंग का स्टॉक की अगर मैं बात करूं 3,000 रुपीज़। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो कि हमारे लाइबिलिटी साइड के अंदर आने वाले हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग फिगर की अगर मैं बात करूं तो 5400 रुपीज़। तो कुछ इस टाइप का प्रेजेंटेशन होने वाला है हमारे पास, जो कंजम्पशन के आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आई होप आपको इतना कंसेप्ट जो है वो कंजम्पशन का वो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि अब हम आगे हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर कंजम्पशन की एडजस्टमेंट भी आने वाली है। सो हम आज की क्लास के अंदर अब इतना, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक जो है बैक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनकी मोस्ट डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ताकि आपको कोई भी इशू ना आए बाद में। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।